हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर था वो बहुत ही टफ था। चाहे आप बात कर लो जीएस की या फिर आप बात कर लो सीसेट की, पर इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसेट की। सीसेट का पेपर टफ और अनसर्टेन क्यों हो गया है अब? क्योंकि जो पिछले साल का पेपर था वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनसे आप कंपेयर करोगे तो उसका टफनेस लेवल बहुत ही हाई था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर में इससे पहले नहीं पूछे गए थे। इसका मतलब क्या बनता है कि इससे पहले अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस नहीं किए थे, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे और वो एग्जाम हॉल में डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको 5 मिनट या फिर 7 मिनट या फिर 10 मिनट्स तक लग जाएंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे आप पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इस वजह से आप सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो 2023 में ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने जीएस तो बड़ी आसानी से नहीं बल्कि जीएस को तो क्वालिफाई कर लिया, पर सीसेट वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल पड़ गया उनके लिए। ठीक है, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, फिर भी ये इस बार का सीसेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो सीसेट का जो पेपर है वो भी काफ़ी अनसर्टेन हो गया है। ठीक है, अब अगले साल कैसा पेपर आएगा हम नहीं जानते हैं। ठीक है, हो सकता है अगले साल भी मैथ्स टफ आए या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत टफ आ जाए। ठीक है, या फिर पैसेज वाले क्वेश्चन बहुत टफ आ जाए, ये किसी को नहीं पता क्या होगा। तो इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिससे कैसा भी पेपर आ जाए, ठीक है, जितना भी टफ पेपर आ जाए उस पेपर को हम आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। हमें सीसेट की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा बल्कि उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके, लाइव अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे यूज करना है आपको। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी रिसोर्सेस वगैरह की मैं बात करूंगा, अगर वो रिसोर्सेस आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले हम समझेंगे सीसेट को। ठीक है, समझना क्यों जरूरी है, आपने ये कोट जरूर पढ़ा होगा, if you know your enemy if you know your enemy well you can easily win the battle। अगर आप अपने दुश्मन को, यहाँ हमारा दुश्मन कौन है? सीसेट। दुश्मन तो नहीं है बट हमें टारगेट किसको करना है? सीसेट को। तो अगर हम सीसेट को बहुत अच्छे से समझेंगे तो इस पेपर को क्वालिफाई करना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी की, और थर्ड पार्ट में इस स्ट्रेटेजी की एप्लीकेशन की, कि आपको इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सीसेट में कितने क्वेश्चंस होते हैं। सीसेट में टोटल क्वेश्चंस होते हैं 80। ठीक है, और पर क्वेश्चन आपको मार्क मिलता है 2.5। आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल मार्क्स निकल के आता है 200। सीसेट के पेपर में कोई कट ऑफ नहीं बनता, तो आपको क्वालिफाई करना होता है, यानी कि मिनिमम आपके 33% होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका नंबर 66 या फिर 67 के आसपास होना चाहिए। इसके लिए आपको नेट करेक्ट क्वेश्चन करने होंगे 27। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 30 क्वेश्चन करते हो, ठीक है, सॉरी, अगर आप 27 क्वेश्चन करते हो
और 27 के 27 सही है, एक भी गलत नहीं है, तो नेट करेक्ट कितने हुए 27। लेकिन अगर आप 28 क्वेश्चन करते हो, ठीक है, और आपके 27 क्वेश्चन सही है और 1 क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके 27 नेट करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक इसमें गलत भी है, ठीक है, 27। तो नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद आपके 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए। जब 27 क्वेश्चन सही होंगे तो इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 67 के या फिर 66 पॉइंट कुछ नंबर आ जाएगा। यानी कि नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद आपका जो नंबर होना चाहिए वो 67 होना चाहिए। इसी का एक मतलब और भी है कि अगर आप 27 क्वेश्चन करते हो तो आपको एक भी गलत क्वेश्चन नहीं करना है। 27 कर रहे हो तो 27 के 27 सही होने चाहिए, तब आपके 66 नंबर आएंगे। अगर आप 28 क्वेश्चंस करते हो तो आपके अगर 3 क्वेश्चंस गलत भी हुए, ठीक है, मान लो आपने 28 क्वेश्चन सही कर लिया और इसके बाद 31 क्वेश्चन आपने टोटल किया, 28 अगर आपने सही किया है तो 31 में से 3 आपके गलत होंगे तो भी आपको 66 नंबर आएंगे। आप मान लीजिए आपने 29 और 35 क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो 35 में से अगर आपके 29 क्वेश्चन सही हो जाते हैं और 6 क्वेश्चन गलत, फिर भी आपके 66 नंबर आएंगे। तो ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपको कितना स्कोर करना है, कितना टारगेट करना है और आपकी एक्यूरेसी कितनी है। बट मिनिमम जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है, आपको 50 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए, ठीक है, आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। पर ये हर किसी के हिसाब से डिफर करेगा। तो आप जब मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे, ठीक है, तो उन मॉक टेस्ट के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा कि 50 के आसपास ही वो नंबर रहे, नहीं तो क्वालिफाई करने के चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ गोल्डन रूल्स की। पहला रूल है कि सीसेट को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं है आप जीएस पढ़ रहे हो, जीएस पे बहुत ज़्यादा ध्यान है आपका और सीसेट को आप बिल्कुल ही इग्नोर कर दे रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप सीसेट फेल कर गए ना तो फिर आपका ये जीएस का मेहनत बेकार है, ठीक है। 1 साल आपका वेस्ट होगा अगर आप जीएस क्वालिफाई करते हो और सीसेट फेल कर जाते हो। तो सीसेट को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी आप सीसेट के क्वेश्चंस देखते हो, ठीक है, सीसेट का पहले पेपर उठाते हो और उसको गो थ्रू करते हो, तो आपको 35 इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं। अब यहाँ इजी क्वेश्चन का मतलब हर किसी के लिए अलग होगा, हर किसी के लिए सेम क्वेश्चन इजी नहीं होगा। ये मैं आपको समझाऊंगा वीडियो के लास्ट में जब एग्जांपल दूंगा, तो कि आपको ये 35 क्वेश्चन आपके हिसाब से इजी क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करने, आपको कैसे पहचानना है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इजी है, ठीक है, उसका रूल मैं आपको बताऊंगा। थर्ड, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। देन अब सीसेट में आपको पता होगा कि 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, मैथ से आते हैं, रीजनिंग से आते हैं और कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैथ्स को आपको कैसे डील करना है। मैथ्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, कि आज तक जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब आज तक जितने भी मैथ्स से क्वेश्चंस आए हैं वो किन टॉपिक से आए हैं। कुछ टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नंबर सिस्टम से हर साल क्वेश्चन होता है, ठीक है, स्पीड से हर साल क्वेश्चन होता है, परसेंटेज से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपको प्रीवियस ईयर से टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं कि किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके ये टॉपिक के लिस्ट बन जाएंगे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद कि कैसे बनाना है इसको। फिर आपका जब ये लिस्ट रेडी हो जाता है प्रीवियस ईयर को करने के बाद, फिर आप अब इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। पहले नंबर सिस्टम, फिर स्पीड, फिर परसेंटेज, ऐसे करके आप इन टॉपिक्स को ख़त्म कर लोगे। और इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ही अगर आप मैथ्स में चाहते हो कि मैं और भी कुछ पढूं, आपको लगता है कि और भी कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप पढ़ सकते हो। बट इतना मिनिमम आपको करना है, ठीक है। ये मिनिमम है जो आपको करना है, जिससे आप इतना आंसर कर सकते हो कि आप सीसेट को क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो ये बेयर मिनिमम आपको इतना तो करना है। फिर बात ये आती है कि ये करना तो है, तो कहाँ से करना है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, बट आप जब सर्च करोगे सीसेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे ये सब कराया गया होगा। आपको जिस भी टीचर से कंफर्टेबल लगता है, ठीक है, जिनसे पढ़ के आपको अच्छा लगता है, आप उनको फॉलो करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद टॉपिक वाइज सर्च करके इन टॉपिक्स को कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, ऐसे आपको मैथ ख़त्म करना है, ठीक है। आपको मैथ बिल्कुल एसएससी वगैरह की तरह, एसएससी हो गया, एसएससी में मैथ बहुत आता है, तो ऐसा नहीं है कि आप मैथ का हर एक टॉपिक करने चले जाओगे, ठीक है। ये आप कर सकते हो अगर आपको सीसेट में 180 लाना है, 170 लाना है, तो ये ठीक है। तो जिनको 170 180 लाना है वो ये काम कर सकते हैं। पर जिनको सीसेट बस इतना नंबर लाना है कि वो आसानी से क्वालिफाई कर जाए, 90 100 के आसपास जिनको नंबर लाना है, सेफ जोन में रहेंगे ना, तो वो इतना ज़रूर करेंगे, ठीक है। फिर रीजनिंग के लिए सेम, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, वहाँ से टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। यहाँ भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि नंबर सीरीज होते हैं, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है, एज और ब्लड रिलेशन, क्लॉक वाले सवाल। तो ये सारे बहुत फेवरेट टॉपिक हैं यूपीएससी के, जिनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, कैलेंडर आता है। तो ऐसे आप टॉपिक बना लोगे, रीजनिंग का भी, ठीक है, एक लिस्ट बना लोगे टॉपिक्स का, और फिर इन्हीं टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करोगे। इन टॉपिक्स के बाद आपको जितना मन करता है रीजनिंग पढ़ने का पढ़ सकते हो, मैं आपको नहीं रोक रहा, बट ये टॉपिक्स मिनिमम आपको करने हैं, क्योंकि इतना कर लेने के बाद आप श्योर हो जाओगे कि आप सीसेट को क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। ये टॉपिक्स भी कहाँ से कर सकते हो, आप यूट्यूब से कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी के क्लासेस भी ले सकते हो। लास्ट वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देखते हैं, और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें आप देखोगे कीवर्ड्स पूछे जाते हैं, जैसे कि कभी कभी एजम्पशन पूछा जाता है, कभी कंक्लूजन पूछा जाता है, कभी इन्फरेंस पूछा जाता है, ठीक है। अब आपसे कोई इन्फरेंस पूछ रहा है और आपको इन्फरेंस का मतलब ही नहीं पता, तो आप ये सवाल नहीं कर पाओगे ना। इसलिए आपको यहाँ से टाइप ऑफ क्वेश्चन और ये जो कीवर्ड अटैच्ड होते हैं इनको नोट करना है, यानी कि क्वेश्चन देख के उनके कीवर्ड्स को नोट करना है और उनके बारे में नोट्स बनाना है कि एजम्पशन क्या होता है, इन्फरेंस क्या होता है। आपको पूरी तरह समझ में आना चाहिए कि इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नोट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके 2023 के पेपर के बाद। 2023 से पहले ऐसा था कि आप मैथ्स और रीजनिंग को टारगेट कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ सकते हो, तो भी आप आसानी से 50-60 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। फिर अगर आप रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करते हो, मैथ को इग्नोर कर देते हो, फिर भी आप 45 to 50 क्वेश्चन कर पाओगे। यानी कि आप इससे पहले तक एक सेक्शन को इग्नोर कर सकते थे जो आपका वीक सेक्शन है, बट 2023 के पेपर में ऐसा हुआ है कि कुछ सेक्शंस इतने टफ हैं, अगर आप उनको इग्नोर कर दोगे तो फिर बाकी सेक्शन से भी आप
उतने क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, 27 नेट करेक्ट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और आपके नंबर 66 नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इस वजह से आपको किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं करना है। आपका अगर स्ट्रेंथ रीजनिंग है, ठीक है, अगर आपका स्ट्रेंथ रीजनिंग है तो फिर रीजनिंग को अच्छे से करें, कंप्लीट करें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है, ये भी कंप्लीट करें। आपको अगर लगता है कि मैथ आपका वीक है, ठीक है, तो जब आप टॉपिक आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, उसमें से जो आसान सवाल लगे, जो आसानी से सॉल्व हो जाए, वैसे सवाल एटलीस्ट आपको कर लेने हैं। ठीक है, इतना तो आपको बेयर मिनिमम करके ही जाना है। अभी अभी मैं कीवर्ड्स की बात कर रहा था, जैसे इन्फ्रेंस और कंक्लूजन। तो एक एग्जांपल के लिए कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, इन्फ्रेंस का मतलब होता है और कंक्लूजन का कि आपको कुछ डेटा दी गई है, डेटा एंड फैक्ट्स दी गए हैं, ठीक है, और इस डेटा और फैक्ट्स के आधार पे आपको बताना है कि कंक्लूजन क्या होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि क्रोज आर ब्लैक, ठीक है, तो क्रोज ब्लैक होते हैं, बंटू इज ए क्रो। अगर क्रो ब्लैक होते हैं और बंटू खुद क्रो है तो ये भी काला होगा। इस डेटा के आधार पे हम ये बता रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक पैराग्राफ दिया गया है एजुकेशन के बारे में, और इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इसलिए खराब है क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है, पूरा पैराग्राफ है इस पे। और आपसे यहाँ कंक्लूजन में पूछा गया है कि एजुकेशन इज लेकिंग बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विल। तो यहाँ एविडेंस है ना कि पॉलिटिकल विल के कारण ही नहीं है, तो ये सही है, ठीक है। बट एजम्पशन के केस में क्या होता है कि जो भी पैराग्राफ दिया होता है वहां पे इसके बारे में जिक्र नहीं होता, ऑथर ऑलरेडी एज्यूम कर लेता है कि वो चीज ट्रू है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बात कर रहे हो कि गरीबी को हटानी चाहिए, गरीबी हटाओ, ठीक है, यहां इस पैराग्राफ में मान लीजिए कि गरीबी को कैसे हटाया जाए ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि गरीबी को कैसे हटाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि गरीबी को हटाना जरूरी है। अब गरीबी को हटाना जरूरी क्यों है? क्योंकि गरीबी एक अच्छी चीज नहीं है, गरीबी सोसाइटी के लिए अच्छी चीज नहीं है। सॉरी, पॉवर्टी या फिर गरीबी सोसाइटी के लिए अच्छी, ये चीज कहीं नहीं दी गई है। ये ऑथर ने एज्यूम कर लिया है कि गरीबी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। ऐसी चीजों को जो एज्यूम करके ऑथर कोई पैराग्राफ लिखता है, तो ये जो एजम्पशन है इसको हम एजम्पशन बोलते हैं। ऑथर ने इसको सोचा है और इसके बेसिस पे ये पैराग्राफ लिखी है। जैसे यहाँ पे वी शुड एडुकेट पीपल सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट मोर एफिशिएंटली इन द सोसाइटी। यहाँ पे कहीं नहीं दिया गया कि एजुकेशन नेसेसरी है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है या ऑथर बोल रहा है कि एजुकेशन लोगों को देना चाहिए, इसलिए ऑथर ने अपने माइंड में ऑलरेडी सोच लिया है, एज्यूम कर लिया है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजों को एजम्पशन बोलते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये जो कीवर्ड्स होंगे पैसेज में, उनको आपको आइडेंटिफाई करके उन पे नोट्स बना लेनी है। अब बात कर लेते हैं, जो भी हमने स्ट्रेटेजी सीखी, ठीक है, उसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजी हमें कैसे यूज करना है। तो हमने स्ट्रेटेजी क्या सीखी कि हमें 35 इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। 35 इजी क्वेश्चन हमें सही करने ही करने हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने का। तो दो ही चीज हमें करनी है, टॉपिक आइडेंटिफिकेशन और इजी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। और ये मैंने ये भी बोला था कि इजी क्वेश्चंस हर किसी के हिसाब से अलग होंगे, ठीक है। आपके लिए इजी क्वेश्चंस कुछ और होंगे, आपके दोस्त के लिए कुछ और होंगे। कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस इजी हैं? ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ बिल फॉर 1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20 एंड 10। 50 नोट्स आर ऑल यूज, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 50। कंसीडर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान होगा कब? जब मैंने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए, अगर मैंने इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को एग्जाम से पहले
ठीक है, देखा है और सॉल्व किया है, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान है। पहला केस कि अगर ये क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को मैं पहले ही घर पे सॉल्व कर चुका हूं तो आसान है, या फिर देखने के 30 सेकेंड के अंदर मुझे ये पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, तो भी इस क्वेश्चन को मैं आसान मानूंगा। रूल समझ में आया? फर्स्ट रूल, अगर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को मैंने घर पे पहले भी किया है, पहले प्रैक्टिस कर चुका हूं, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान हुआ। दूसरा, इस क्वेश्चन को देखने के यानी कि पढ़ने के 30 सेकेंड बाद अगर मुझे पता चल गया कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो भी ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर मैंने आज से पहले नहीं देखा तो इसको कट करूंगा और इसको शुरू में सॉल्व करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। लॉजिक क्या है यहाँ पे? आप देखोगे कि 35 to 40 क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं सी सेट में, लेकिन आप जब शुरू से सॉल्व करते हो ना, तो आप 50 क्वेश्चन तक पहुंचते हो, तब तक टाइम ओवर हो जाता है, क्योंकि ये 50 क्वेश्चंस के अंदर जो भी टफ क्वेश्चंस थे उनको आपने करने में एक एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट भी लगा दिए हैं, 10-10 मिनट भी वेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में आता है तो इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो मार्क करके आगे बढ़िए। ठीक है, टॉपिक आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वैसे एग्जैक्टली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल नहीं है, बट ये जो सिलेक्शन का तरीका होता है, ऐसे सवाल आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक टेबल बनाई, मैथ्स, रीजनिंग और यहाँ पे पैसेज। तो यहाँ पे मैंने मैथ्स में सिलेक्शन वाले सवाल सिलेक्शन टॉपिक में डाल दिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल मैंने गलती से पिक कर लिया है। मुझे ये बताना था कि यहाँ पे आपको अगर कंक्लूजन पूछ रहा है, ठीक है, तो कंक्लूजन के बारे में आप बताओगे, या फिर अगर इन्फरेंस पूछ रहा है तो इन्फरेंस यहाँ से आप आइडेंटिफाई करके यहाँ पैसेज वाले लिस्ट में डाल लोगे, इन्फरेंस, कंक्लूजन। ठीक है, और इन कीवर्ड्स पे आप नोट्स बना लोगे। नोट्स नहीं बनाना, एक्चुअली आपको इन कीवर्ड्स को समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 2 पे पावर 40, 3 पे पावर 21, 4 पे 18 और 8 पे पावर 12। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व किया होगा तो मुझे पता होगा ना कि मुझे ये चीज़ आती है कि अगर इस पे पावर इतना है और इस पे पावर इतना है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर आपने ये एग्जाम से पहले किया है तो फिर से क्या करोगे, इसको इजी क्वेश्चन लिस्ट में डालोगे और इसको सॉल्व करोगे। एग्जाम से पहले अगर आपने नहीं देखा है ऐसा क्वेश्चन तो इसको आप राउंड करोगे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओगे। ठीक है, ये तो पहला। अच्छा, और अगर आपको देखते ही समझ आ जाता है कि इसका पावर, इनके पावर इक्वल करके हम कर सकते हैं, जैसे 2 पे पावर 40 है, ठीक है, और आपने क्वेश्चन को देखा, आपने सोचा कि इसको मैं 2 पे पावर 36 लिख सकता हूँ, इस वाले को, और इस वाले को 2 पे पावर 3, 3 12 36 लिख सकता हूँ इसको भी। ठीक है, तो इनको देखने के बाद अगर आपको समझ में आ जाता है कि ऐसे करना है तो भी आप इसको इजी कैटेगरी में ही रखोगे। आप समझ पा रहे हो? दूसरा चीज, यहां से टॉपिक आइडेंटिफाई करोगे। टॉपिक आइडेंटिफाई क्या हो गया, यहां से टॉपिक आइडेंटिफाई हो गया पावर्स। पावर्स मतलब क्यूब्स एंड स्क्वायर्स। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली नंबर सिस्टम का ही है, तो नंबर सिस्टम। और इस टॉपिक आइडेंटिफिकेशन में अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन रखें तो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है कि अगर नंबर्स के ऊपर पावर दिया गया है तो उनको कंपेयर करना कि उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाला क्वेश्चन अगर देखते ही आपको पता चल गया कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 20 है, 10 है और 10 है, तो 20 है,
फिर नंबर कम हो रहा है, फिर इक्वल आ रहा है, फिर ज़्यादा जा रहा है। ऐसे केस में अगर आपको पता है कि पहले नंबर कम होता है फिर नंबर ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ होता है या वैसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 10, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 10, इसमें 1.5 से करूँ तो 15, इसमें 2 से करूँ तो 30, उसके बाद 2.5 करूँगा तो 75। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि अगर नंबर डाउन जाता है और डाउन से फिर ऊपर आता है, इसका मतलब कि पॉइंट में नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, डेसिमल्स में इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपको ये पता है तो ये आप इजी कैटेगरी में रखोगे और सॉल्व करोगे, नहीं तो इसको भी गोल करोगे और आगे बढ़ोगे। समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है। आपको अपना टाइम बिल्कुल भी टफ सवालों में वेस्ट नहीं करना है। आपको अपना टाइम पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अपना सिलेक्शन तय कर लेना है, उसके बाद आप टफ सवाल को सॉल्व करते रहिए, किसी को कोई इशू नहीं होगी। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते ही अगर आपने कैलेंडर किया है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपने नहीं किया है कैलेंडर, तो फिर इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर इस क्वेश्चन को पहली बार एग्जाम हॉल में करने बैठोगे ना, तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। इसके बाद भी ये जरूरी नहीं है कि आप सही आंसर निकाल पाओगे। कारण क्या है कि इन सब क्वेश्चंस में जो ट्रिक, जो लॉजिक यूज होता है, वो लॉजिक आपको नहीं पता हो सकता है ना। आप एग्जाम में बैठ के वो लॉजिक ढूंढोगे, ठीक है, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। यहाँ से भी आपका एक टॉपिक आइडेंटिफाई हो गया कैलेंडर नाम का, फिर आप कैलेंडर को प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक में कैलेंडर लिखोगे। सेम तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ोगे और क्या करोगे, टॉपिक आइडेंटिफाई करोगे और 35 क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करोगे। अगर आप 35 इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो जस्ट ए मिनट, हाँ, यहाँ पे कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने 35 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लिए, और 35 क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, इस वजह से मान लीजिए कि 35 में से आपने 32 सही कर दिए, ठीक है, 32 भी सही कर दिए और 3 गलत किए, तो 3 गलत के एक नंबर हटा देते हैं इससे, -1, तो 31 क्वेश्चंस आपके सही हो गए। यानी कि नेट क्वेश्चन जो सही हो रहा है वो कितने हो गए, 31 क्वेश्चंस। आपको सही कितने करने थे, नेट 27, यानी कि आपका सिलेक्शन सिर्फ 35 इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने से हो जा रहा है। पेपर जितना भी टफ बन जाए, ठीक है, पेपर जितना भी टफ बन जाए, आप मानोगे नहीं, पेपर में एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस इजी रहेंगे ही। लेकिन ये क्वेश्चंस पेपर के शुरू में होंगे, पेपर के बीच में होंगे या लास्ट में होंगे, इसे कोई नहीं जानता। इसलिए आपको कभी भी, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि टफ क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, टफ क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। और टफ क्वेश्चन हर किसी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को कर दें ख़त्म। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप कोई भी रिसोर्सेस जो भी मैंने बताया वीडियो में उसके बारे में आपको नहीं पता है, आप जानना चाहते हो, तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं यूट्यूब लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा और आप वहाँ से उन सोर्सेस को ये कर सकते हो। और आपको पता होगा कि ओनली आईएएस की तरफ से मैथ्स के लिए, ठीक है, मैथ्स के लिए एक फार्मूला बुक आता है। जितने भी इम्पोर्टेंट मैथ के कॉन्सेप्ट है उनका फार्मूला बुक आता है। अगर ये आपके पास बुक है तो ठीक है, ये बुक फ्री में ही आता है। अगर ये आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप टेलीग्राम से ये बुक डाउनलोड कर सकते हो, जो मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए।